बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, 13 करोड़ लोग इमरान खान के दीवाने निकले। ये फिगर्स कहां से आई हैं, इसकी मुकम्मल तफसील आज की इस नशिस्त में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर खान साहब पर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए। खटक कंपनी की तरफ से पहली मरतबा परवेज खटक को मुखातिब करके खान साहब ने क्या कहा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर खान साहब ने जेल में बैठकर इलेक्शन की तैयारी किस तरह करनी है और क्या फैसला किया गया। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। एक कन्फेशन स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी हुआ। ये कन्फेशन स्टेटमेंट क्या था और जो बात हम करते रहे एक जज की आमद के हवाले से, नून लीग को किस जज का इंतजार है, आज ख्वाजा आसिफ ने साफ अल्फाज में इसका पूरे का पूरा जो है वो राज पूरी कौम के सामने जो है वो अफशा कर दिया है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त एक अदम इत्तमाद की फिजा है और वो कौन से निकात हैं जिसको लेकर ये अदम इत्तमाद और ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो हमें नजर आ रहा है। ये पहला मौका है। खान साहब आमतौर पर जो लोग उनको छोड़कर चले गए उनके बारे में बात नहीं करते। अभी तक खान साहब ने किसी के बारे में कोई मनफी बात नहीं कही। अलबत्ता वो ये ज़रूर कहते हुए हमें नज़र आए जब भी सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया, जब भी वो कौम से खिताब करते हैं, जब भी किसी इंटरव्यू में उन लोगों का जिक्र होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए, तो खान साहब एक बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि एक ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर है। आप जब बच्चों को उठा लेंगे तो लोग फ़ोन करके कहते हैं कि जनाब हम अपने बच्चों के साथ ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकते। तो खान साहब, आपके साथ जितना वक्त गुजरा बहुत अच्छा था, लेकिन अब हम आपके साथ आगे नहीं चल सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इसके बावजूद इमरान खान का ये ज़र्फ था कि कभी भी किसी का नाम लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ हालात का जिम्मेदार ठहराया। जो मौजूदा सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है और पार्टी से लोग तोड़ तोड़ कर एक नई पार्टी बना दी गई, इसका भी उन्होंने गिला नहीं किया जो लोग छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन पहली मर्तबा खान साहब ने ये जवाब जो है वो दिया है और परवेज खटक को जवाब दिया। जब उनसे ये पूछा गया कि आपको काफी बार इलेक्शन का मौका दिया गया, ऑफर कराई गई, तो आपने इसको रद्द कर दिया, क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है? पहली बात जी, इस स्टेटमेंट के अंदर ना सबसे बड़ी कबाहत पता है क्या है कि ये ऑफर करवाने वाली ताकतें होती कौन है पाकिस्तान के अंदर। आपके पास एक आइन की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर असम्बली तहलील होती है तरीकाकार क्या होगा, अगर अदम एतमाद आता है तो तरीकाकार क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के मातहत है, इंटरप्रिटेशन होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका फैसला आएगा तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करती तो ऐसे जजों को और ऐसी अदालतों को क्या कहेंगे। ये सब चीजें जो है ना लिखी हुई हैं। लेकिन ये कहना कि ऑफर कराई थी, अरे भाई तुम हो कौन और ये लोग हैं कौन जो ऑफर करा रहे हैं कि खान साहब मान जाएं, आ जाएं, इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, इसलिए स्टेटमेंट और ये सवाल ही गलत था। और जो स्टेटमेंट जारी की गई परवेज खटक से वो भी गलत थी और सवाल पूछने वाले का ये सवाल ही गलत था कि जनाब आपको ऑफर करवाई गई। सवाल तो ये होना चाहिए था कि भाई उस शख्स का नाम बताया जाए जिसने ये ऑफर कराई और किन निकात के ऊपर ये ऑफरें हो रही थी। जब ऑफरें होती है ना, फिर बदले में कुछ लिया जाता है, कुछ दिया जाता है, कुछ लोगों को खुश किया जाता है, कुछ लोगों के साथ चला जाता है। मफादात की सियासत है, लोगों को छुपा लिया जाता है, लोगों को निकाल दिया जाता है, लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। यह है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, इसलिए सवाल ही गलत है। फिर दूसरी चीज, 14 मई वाले फैसले को के हवाले से खान साहब ये कहते हैं कि ये उन्होंने नहीं माना तो इलेक्शन से ये लोग भाग रहे थे। देखें जी, इसमें मंतक है, एक लॉजिक है, बड़ी वाज़ेह सी है और परवेज खटक साहब की शायद खोपड़ी में ये बात बैठ नहीं रही। इमरान खान ने अपनी असम्बलियां तहलील कर दी, 2 हुकूमतें कुर्बान कर दी, अवाम के पास वो जाकर कहते थे खुदा के लिए इलेक्शन करवाओ, तो रोना किस बात का था। और फिर आपके पास इससे बड़ी दलील क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 मई का फैसला मौजूद है कि इलेक्शन होंगे, 90 रोज में होंगे। क्या बना उस फैसले का? हवा में आपने उड़ाकर साइड पे कर दिया और ये धोखा था, इलेक्शन नहीं होने थे, खान साहब को सिर्फ अंगेज किया जा रहा था। आपको याद होगा, अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं तो मैं मुसलसल ये बातें करता रहा कि जब पैगाम
عارف الوی صاحب کے ذریعے ہمارے صدر میں ملاقاتیں ہوتی رہی، جو جنرل باجوہ تھے وہ آ کر کہتے رہے، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، حل نکالتے ہیں. تو ٹیبل پر جو آفر تھی وہ یہی آفر تھی کہ جناب ہو جاتا ہے، ہم بات کرتے ہیں، آپ یہ بیانات نہ دیا کریں، آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات نہیں کریں گے، آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن خان صاحب پیچھے نہیں ہٹے. تو صرف اور صرف انگیج کرنے کے لیے خان صاحب کو یہ سب جو ہے باتیں کہی جا رہی تھی، اور آج وہی الفاظ خان صاحب نے دہرائے ہیں. اور ہماری اس وقت کی خبر اور اسیسمنٹ بالکل درست تھی، تجزیہ بالکل درست تھا جو آج خان صاحب بات کر رہے ہیں. ہم نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ صرف انگیج کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے کیا جا رہا ہے. پرویز خٹک کا سوال اسٹیٹمنٹ آتی ہے، سوال پوچھا جاتا ہے، اس کا جواب بھی آ گیا. پاکستان کے لیے ایک ہی راستہ ہے جی، صاف اور شفاف الیکشن، جو پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا. کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کس کا گریبان پکڑیں گے جب پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا؟ یہاں پر ایک جمہوری حکومت ہوتی ہے، آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے ووٹ دیا تھا اس نے ہمارے حلقے کا کام نہیں کیا، سڑکیں نہیں بنائی، پاکستان کی معیشت کو زمین بوس کر دیا. ایک امپریشن بنتا ہے، ایک پاپولر اوپینین بنتا ہے. لیکن جب نگران حکومتیں آئیں گی، کامران ٹیسوری کا اس ملک میں کیا سٹیک ہے؟ مجھے آپ یہ کم از کم صرف بتا دیں. یہ جو گورنر کے پی ہیں، ان کا کیا سٹیک ہے اس ملک کے اندر؟ ماں سوائے اس کے کہ جناب کسی کے کہنے پر فنڈز ریلیز ہو جاتے ہیں، فنڈز روک لیے جاتے ہیں، جے یو آئی کو مل رہے ہیں. ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. ان لوگوں کا کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان میں. عوام کے درمیان یہ انہوں نے جانا نہیں ہے. تو پاکستان کی عوام ان کا گلا نہیں پکڑے گی، اپنا گلا پکڑے گی اور اپنا گریبان پکڑے گی کہ جناب ہم ہی وہ بے وقوف تھے، جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ان لوگوں کو پکڑتے نہیں ہیں. تو اس لیے جب ووٹ آپ کے پاس آئے گا نا، طاقت استعمال کرنے کا وقت، تو خدا کے لیے اسے استعمال کریں. اور یہی بات خان صاحب نے کہی کہ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ پاپولر اوپینین ہے بھائی. پاپولر اوپینین عوام کا ہوتا ہے، اور اس اوپینین کا احترام کرتے ہوئے الیکشن کرواؤ. اور اگر نہیں کرواؤ گے تو بھائی یہی کچھ ہوگا. 6 مہینے گورنمنٹ ادھر ہے، 4 مہینے گورنمنٹ ادھر ہے. کیا بنا انڈیا میں نا حالات؟ پاکستان جمہوریت اور باقی وہاں پہ بہت سارے معاملات خراب ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جمہوریت کو نا ایسے رکھا ہوا ہے ان لوگوں سے بچا کر جو پاکستان میں فیصلے کرتے ہیں. وہاں پر ایسا کوئی نہیں ہے جو فیصلے کر سکے، لیکن پاکستان میں فیصلہ کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا. خان صاحب نے صاحب کہہ دیا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ایک پلان ہے. شاہ محمود قریشی کی 28 جولائی تک جو ہے وہ ضمانت یقیناً اس کو منظور کیا گیا، اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور وقت آنے پر ان کی ضمانت کو بھی ضبط کر لیا جائے گا. اب ایک سوال ان سے یہ بھی ہوا، ضروری تو نہیں میں سمجھ رہا کہ اس کو ہم شامل کریں، لیکن عمران خان نیازی کا نام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ سے لیتی رہی، پورا نام. خان صاحب نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب مجھے اسکول کے بعد کسی نے اس نام سے پکارا، اور اپوزیشن جان بوجھ کر خان صاحب کا پورا نام عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ لیا جاتا تھا. اس کا تذکرہ انہوں نے کیا. خان صاحب کے بارے میں ایک جملہ جو آج ان کی گفتگو سے جب میں سن رہا تھا تو ایک چیز مجھے سمجھ پہ یہ بھی آئی، اور میں نے اس سے پہلے بھی ان سے متعلق بہت ساری جو باتیں جو کرکٹ کے ٹائم کی ہیں، اور جب ان پہ پریشر آتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر جب پریشر آتا ہے نا تو مزید نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں. ان کی قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑے کام اور کوائٹ ہو کر حالات کو آبزرو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حکمت عملی طے کرتے ہیں. تو اس لیے خان صاحب نے آج یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، حالات اس وقت مجھے اچھے لگ رہے ہیں. اور ملک کی سیاست کے حوالے سے اور اپنے حالات کے حوالے سے انہوں نے یہ جملہ کہا. 12 اگست سے پہلے کوشش ہے لوگوں کی کہ خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے، اور اگر ایسا ہوا تو عمران خان صاحب وہیں سے الیکشن لڑیں گے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، کسی کا سوال بھی تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جیل میں ڈالیں، نااہل نہیں کیا، تب خان صاحب جیل میں بیٹھ کر الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور کوئی آپ کو روکے گا نہیں الیکشن لڑنے سے. ہاں، جماعت کے کتنے لوگ الیکشن لڑیں گے، کتنوں کو بٹھا دیا جائے گا. اور کل جس طرح بتایا گیا کہ محکمہ زراعت کے لوگ جو ہیں کس قسم کا بیج پاکستان کی جمہوریت کی فصل کھڑی کرتے ہیں، یا بیج کسی اور نسل کا ہوگا، کیا بنتا ہے یہ الگ بات ہے. لیکن الیکشن ایک ٹائم لائن ان کے پاس ہونی چاہیے فیوچر کی، کہ خان صاحب کو کب نااہل کرنا ہے، کتنے لوگوں کو الیکشن میں جانے دینا ہے، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کس طرح کنٹرول کرنا ہے. 4 محاذ عمران خان کے خلاف جو ہم نے چوتھا محاذ سیفر کا کھول دیا ہے، اس کو کس حد تک آگے لے کر جانا ہے. اگر یہ آپ نے پلاننگ نہیں کی نا تو بھائی پھر آپ بھول جائیں کہ عمران خان کو کوئی ہرا سکتا ہے. عمران خان کی مقبولیت کا کوئی توڑ کسی کے پاس موجود نہیں ہے.
मासवा इसके कि आप झूठे मुकदमात बनाएं। इसीलिए आज साइफर का जो है ना वो एक झूठा एक ड्रामा जो है वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब खान साहब ने एक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है व्यूअर्स, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। कुछ रोज पहले खान साहब ने अपना ट्विटर जो टिकटॉक अकाउंट था उसे ओपन किया और पीटीआई ऑफिशियल से इसे ओपन किया गया खान साहब का। और टिकटॉक पूरी दुनिया में जो है इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में भी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया टिकटॉक पर जा रही है। और इसकी एक बुनियादी वजह थी, अक्सर लोग कहते हैं ना जनाब कि अपनी वीडियो छोटी करें, मतलब 22-23 मिनट जो है वो ना बोला करें, बाज़ लोग तो नाराज़ भी हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपके हाथ में फ़ोन है और आप उसे स्क्रॉल करते रहते हैं। 2 मिनट की वीडियो, 25 सेकंड की वीडियो, 40 सेकंड की वीडियो देखी तो हमारी नेचुरल कैपेसिटी जो है वो शायद इतनी ही है। और लोग थोड़े वक्त में थोड़ी सी गुफ्तगू सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट हैज़ बिकम द हैबिट ऑफ सोशल मीडिया यूज़र। पूरी दुनिया में ही हराते हैं जी। तो टिकटॉक पे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको बता दूं कि 24 घंटे में 20 लाख लोगों ने खान साहब को फॉलो किया, 20 लाख लोगों ने, और ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ 24 घंटों की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और जो वीडियो अपलोड की गई 13 करोड़ से जायद लोग जो हैं उसे देख चुके हैं। यानी जिनको इंटरेस्ट था टिकटॉक के अंदर, खान साहब की वीडियो खोली, देखा और उसे बंद कर दिया। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में जो एक अंदाजे के मुताबिक इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद है जनाब 9 करोड़। 9 करोड़ पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र हैं जो फ़ोन पे या बाकी इसे इस्तेमाल करते हैं। ये आपके सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं। लेकिन खान साहब को देखने वाले जो हैं वो 13 करोड़ हैं। तो भाई डर तो लगेगा, फिर आप सहम के भी बैठ जाएंगे, फिर आप तारीखों से खेलेंगे, कभी पाकिस्तान के हालात से खेलेंगे, कभी लोगों की ख्वाहिशों से खेलेंगे। तो ये पाकिस्तान में ये खौफ की बुनियादी वजह क्या है? ये 13 करोड़ लोग हैं जो आज फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं। खान साहब की मकबूलियत और जो उनका एक स्टेचर है पूरी दुनिया में लोगों के सामने। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब पे बात कर लें। और ख्वाजा आसिफ साहब का ने हमारी उन तमाम खबरों की तायीद कर दी है, तस्दीक कर दी है जो मैं आपको काफ़ी अरसे से बता रहा था। और वो खबरें ये थी कि जी जब तक जस्टिस काजी फैजी ईसा साहब कुर्सी पर नहीं आएंगे ना तो हम कुर्सी पर किसी और को होते हुए नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं आने दें। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा? असम्बलियाँ अपने वक्त से 1-2 रोज़ पहले ख़त्म हो जाएंगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अब तक कोई नाम फाइनल नहीं किया गया। मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप में अच्छा वर्किंग रिलेशन और इत्तेमाद है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या सीनियर सियासतदान का नाम हो सकता है। इसी के ऊपर एक बाकायदा एक इनकार है, इसे कहना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। और वो समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट नहीं होगा, सीनियर सियासतदान जो है वो हो तो हम उसे काबिल कबूल समझेंगे। और उसकी बुनियादी वजह उनके नज़दीक ये है कि इसको संभालना और उसको पता होगा अगर कोई मईशतदान आ गया तो उन्हें कहें यार मईशत तो चल रही है ना, तो लिहाजा इसे चलने दें और निगरान हुकूमत को मजीद वक्त जो है वो दे दिया जाए। अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से खदशा है, ये तंज किया गया है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर। उमर अता बंदयाल ने ये जुमला कहा था गुड टू सी यू खान साहब के हवाले से, और बाद में लोगों ने इसका एक बाकायदा इसे सियासी बयानबाजी के लिए इस्तेमाल किया कि हमें तो देकर कभी ये नहीं कहा गया गुड टू सी यू, और गुड टू सी यू यानी उमर अता बंदयाल से हमें खौफ है। नवाज शरीफ की सज़ा के हवाले से, नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से कोई फैसला आ सकता है। और जब तक इन्हें ये रेस्ट एश्योर्ड नहीं होंगे कि जनाब अब कुर्सी पर हमारे घर का जज बैठा हुआ है, आई एम सॉरी टू से जी, मैंने हमेशा ये बात कही है, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये स्टेटमेंट देकर साबित कर दिया कि जनाब ये बंदा जो है ना वो हमारे घर का है, हमारा ही है और हाउस ऑफ शरीफ का ही है, और जब तक वो नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने क्या कहा कि ये सिलसिला किसी और तरफ ना चल पड़े। उनकी ज़ुबान में मैं बात कर लेता हूँ, पंजाबी में वो अक्सर बात करते करते पंजाबी का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जनाब मामला किसी और पासे भी जा सकता है। चंद माह में सामने आया जो रवैया अदलिया का, इसमें दरारें हैं। इस फिजा में कैसे अपने लीडर को मैं इनके हवाले कर दूं, ये रिस्क नहीं लेंगे। इससे साबित होता है कि नवाज शरीफ अब भी नए चीफ जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें खदशा है कि ये चीफ जस्टिस उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला दे देगा। आप सच्चे हैं ना मियाँ साहब, तुसी सच्चे हो ना,
पाकिस्तान आ जाओ, अदलिया भी आपकी है, लोग भी आपके हैं, तो फिर आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदलिया का क्यों इंतजार है? आपके पास सबूत थे ना, जो सच्चा बंदा होता है ना उसके पास सबूत मौजूद हों। आपकी बेटी को भी तो रिलीफ मिला ना, कैसे मिला ये एक अलग कहानी है। तो आप रखे कौम के सामने, आप अदालत के सामने रखे, जी मुझसे सवाल पूछा गया बेटे की तनख्वाह का, आपने रागलापी रखा। आप कहें कि मुझसे पूछा था ना आपने कि एवन फील्ड के पैसे कहां से आए, तो ये मनी ट्रेल है, ये हाजिर खिदमत है, ये हैं वो जराए जिसे हमने एवन फील्ड की प्रॉपर्टी को खरीदा। ये कौम को मत बताएं कि बेटे से तनख्वाह लेने के मामले पर आपको निकाला जाना चाहिए था, और किस पर निकाला जाना चाहिए था? एवन फील्ड के मामले के ऊपर। आपकी जायदादें, आपके खानदान की जायदादें, जिस तरह ये पनामा पेपर्स के अंदर इंकशाफात हुए, ये पाकिस्तान में किसी फर्द ने नहीं किए थे, ये इंटरनेशनल रिलेशंस थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी डंडी मारी और आज एक मौका फराहम कर दिया इन लोगों को, नवाज शरीफ जैसों को, कि वो कह सकें कि बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले पर निकाल दिया गया। फैसला ये आना चाहिए था कि आप क्योंकि जवाब नहीं दे सके, अदालत को बता नहीं सके और कि ये ज़राए क्या थे, लिहाजा आपको नाअहल किया जाता है, आपको आपकी कुर्सी से हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बेटे से तनख्वाह ना लेने का मामला जो है वो आज भी एक राग लापती हुई पूरी की पूरी नून लीग बाजमात हमें नजर आती है। आपको व्यूअर्स मैं ये भी बता दूं कि खदशात जो है वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना एक खलीज मुझे तो कम से कम नजर आ रही है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है। नून लीग की एक अपनी लाइन है, पीपल्स पार्टी की एक अपनी लाइन है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि 90 रोज में इंतखाबात कराने का मकसद ये है कि फायदा हासिल किया जाए 30 दिनों का। 30 दिनों से पाकिस्तान की खिदमत नहीं होगी, बल्कि नून लीग ये चाहती है कि उन्हें एक मौका फराहम हो जाए और उस मौके को इस्तेमाल कर सके नवाज शरीफ की सजाओं को ख़त्म कराने के लिए। और फिर पंजाब में जो पॉलिटिकल कैंपेन है इसको भरपूर तरीके से इमरान खान को जेल में फेंक कर किया जाए। इस पर एक और चीज़ ये भी एक बहुत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है, और मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग जो है वो इस वक्त एक पेज पर हैं और वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात किसी तरह आगे जाएं। और 90 रोज से अगर ये इंतखाबात मजीद आगे चले गए तो इसका फ़ायदा जो है वो कुछ लोगों को होगा, नवाज शरीफ को होगा। और अगर ये निगरान सेटअप मजीद आगे गया और 6 माह इसको एक्सटेंशन मिल जाती है तो इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। पीपल्स पार्टी को फ़ायदा नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत से भी हाथ धो बैठेगी, वहाँ भी कोई टेसूरी और वो जो बेल लटका कर उन्होंने अपने इंसाफ का ऐलान किया है तो कोई और आ जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंट जो है अदम एतमाद की इस वक्त दोनों जमातों के अंदर हो रही है। आपने अगर नोट किया हो ना तो MQM पाकिस्तान मर्दमशुमारी से नहीं पीछे हटी, दलेर पार्टी और शेर के बच्चे जितने भी इसमें वो ये कहते हैं जी मर्दमशुमारी कराओ, मर्दमशुमारी कराओ। और कामरान टेसूरी की मुलाकात भी हुई है, एक वफ्द शहबाज शरीफ साहब के पास गया है गवर्नर हाउस, और मर्दमशुमारी, हल्का बंदी, नई वोटर लिस्ट के मामले से वो आगे निकल ही नहीं रहे। इसलिए वो आगे नहीं निकल रहे क्योंकि उन्हें मालूम है इस जमात ने हमेशा ना इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है और उन्हें ये मालूम है कि जब इशारा होगा बैठ जाएंगे, जब इशारा होगा खड़े हो जाएंगे। तो अब इशारा है भाई ज़रा शोर मचा के रखें। और वो ये कहते हैं, धमकी उन्होंने दी कि अगर पुरानी वोटर लिस्ट के ऊपर और हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाए गए तो भाई हम फिर उसके ना नताइज मानेंगे और ना ही हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, और फिर जो फैसले आप कर रहे हैं इस पर भी आप हमारा इत्मीनान जो है वो खो देंगे। तो ये इस वक्त एक सिचुएशन है जो हमें, यानी वो तमाम फोर्सेस जो हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है इस 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर कि इंतखाबात को किसी तरह आगे लेकर जाएं। इसीलिए पाकिस्तान में छोटी छोटी जमातें, फ्रैक्शन जो हैं आपको नज़र आती हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानियां हैं चूंकि इनको कंट्रोल करना आसान होता है। 5-7 लोग होते हैं ना, फारूक सत्तार होगा या बाकी लोग होंगे या खालिद मकबूल सिद्दीकी, एक आधे बंदे को कंट्रोल करना आसान होता है। और जहां पर कमज़ोर लोग हों, जिनके मुकदमात जो हैं, जिनकी फाइलें बनी हों, तो उनको कंट्रोल करना ज़रा आसान होता है। तो इसीलिए पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, इस्तेहकाम पाकिस्तान हो या अनगिनत जो पार्टीज पाकिस्तान में नजर आएंगी, वो छोटे छोटे धड़े प्रेशर ग्रुप्स की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। और जो अवाम की ताकत है, जो पॉपुलर पार्टीज हैं जिनके पास ताकत है अवाम की, उनको तोड़ा जा रहा है, इसको डिसइंटेग्रेट किया जा रहा है।
یہ ہے جی ہماری جمہوریت اور یہ ہے پاکستان کی سیاست. آپ نے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے آرانے کے بعد.